जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल बेसिक कंसेप्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का यह चौथा भाग होगा कक्षा 10वीं जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो हम पहले प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कर चुके थे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न पर। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो बच्चों, प्रश्न में यह पूछ रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3 और 6q-5 का होता है और हमको उपयोग किसका करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का या प्रमेयिका का। तो आओ हम शुरू करते हैं। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, पहले हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि जो हमारा 6q-1, 6q-3 और 6q-5 का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमको दर्शाना है। तो हमको किस प्रकार से करेंगे, हमारी प्रोसीजर हम देखते हैं। हम मान लेते हैं, देखिए अब हमारा शुरू करते हैं उत्तर। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। तो अब बच्चों देखो, मैंने b बराबर 6 क्यों लिया है, आप एक बात समझो। जब मैं बात करूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, तो हमने पिछली क्लास में देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b/r। तो अब हम यहाँ से देखिए, अगर मानों की तुलना करें तो देखो जो हमारा q है वो हमारा q विद्यमान है यहाँ पर, ठीक है, उपस्थित है। अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे किसके मान हैं? शेषफल मतलब r के मान है। और तो स्वाभाविक है कि ये कितना होगा, तो b कितना होगा? 6 होगा। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर b बराबर 6 मान लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या कर सकते हैं, पहले सूत्र लिखना है। a बराबर b/r और यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ जो r है वो b से तो छोटा है और बड़ा या बराबर किसके है? 0 के। और तो मैं इस समीकरण को 1 दे देता हूँ, जो हमारा ये समीकरण है। ठीक है, तो चूंकि जो हमारा r है वो क्या है? 0 से बड़ा या उसके बराबर है, और जो b का मान है, जो क्या है हमारा b का मान कितना है? 6 है। तो यहाँ से r के क्या क्या मान हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे बताया है कि जो r का मान है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से ये सारे छोटे हैं, तो इसलिए हमारे r के ये संभवतः मान हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, इसलिए अब क्या करेंगे कि अगर हम r का मान इस समीकरण में रखते हैं बारी बारी से, और 6 का मान तो ऑलरेडी दिया है हमको, तब हमारे पास a के संभवतः क्या मान बनेंगे? a के संभावित मान होंगे। a के संभावित मान क्या होंगे बच्चों? देखो a के संभावित मान होंगे a बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, अगर मैं r की जगह 0 रखूँगा और b की जगह 6 रखूँगा तो 6q आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? 1 रखने पर 6q-1, r का मान बारी बारी से यहाँ रखते जाओ। 6q-2, 6q-3, 6q-4 और 6q-5। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? a के संभावित मान हो जाएंगे। ठीक है,
अब उसने हमको पूछा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 और 6q-3 इनको दर्शाना है। 6q-1, 6q-3 और 6q-5 का होता है। और क्या पूछ रहा है? विषम। तो विषम हमको पता है कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो अब यहाँ से देखिए, अतः जो 6q-q, 6q-2 और 6q-4 धनात्मक सम पूर्णांक होंगे क्योंकि यह 2 से विभाजित होंगे। अब बच्चों देखो, जो 6q-2 और 6q-4 है, ये सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये 6q-1, 6q-2 और 6q-4 अगर सम होंगे तो ये स्वाभाविक 2 से भाग हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसको भाग कैसे देंगे? तो देखो, भाग इस तरीके से देंगे कि अगर मेरे पास है 6q, तो मैं क्या करूँगा, 6q को 2 से भाग दूंगा तो 2 तिया 6, तो 3q आ जाएगा। पर मुद्दा मेन उठता है कि 6q-2 को कैसे भाग देंगे? तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से हमको 2 कॉमन मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ 2q और धन 2 गुणित 1, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 और अंदर क्या बचेगा, 3q धन 1। तो इसको अगर मैं पूरे को 2 से भाग दूंगा तो 2 से भाग चले जाएगा। इसीलिए ये सारे क्या होंगे, ये धनात्मक समपूर्णांक होंगे। ठीक है। और हमको प्रश्न में क्या पूछा है कि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। किनको? इनको। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसलिए 6q-1, 6q-3 और 6q-5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। और बच्चों, ये हमारी परीक्षा में हमको 3 नंबर का सवाल डेफिनेटली आता है। अगर हम बात करें प्रश्नावली 1.1 की, तो 1.1 में जो ये दूसरे प्रश्न है उसमें से या तो उदाहरण ले लो 2, 3, 4, इसमें से 3 नंबर का आएगा, या फिर 1.3 का जो पहले प्रश्न है उसमें से आएगा। ये अथवा में आते हैं। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। देखिए बच्चों, अब हमको तीसरे प्रश्न में ये पूछा गया है कि हमारे पास आर्मी में कुल 616 सदस्य हैं। ठीक है। और हमको हर एक स्तंभ में इनको मार्च करवाना है। मार्च करवाने का मतलब होता है कि हमको एक परेड में इनको चलवाना है। ठीक है। तो हम 616 सदस्यों को 32 सदस्यों में इस तरीके से बांटे कि ताकि हमको कम से कम या अधिकतम स्तंभ की संख्या मिल जाए। स्तंभ मतलब जैसे मान लो कि जब हम परेड करवाते हैं तो इस तरीके से हमको जो, मान लो कि यहाँ पर कोई ये सब खड़े हैं, तो ऐसे हमको कितने स्तंभ मिलेंगे, ऐसे खड़े रहते हैं ना, ये इस तरीके से हमको आर्मी को परेड करवाना है। तो हमारे पास कुल कितने सदस्य हैं, 616, और एक 32 सदस्यों में इनको हमको क्या करना है, बांटना है। तो ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे। तो देखो बच्चों, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब भी अधिकतम स्तंभ की बात आए तो हमको वहाँ पर क्या निकालना है, उसका HCF। क्या निकालना है, HCF।
तो यहाँ पर हम सवाल प्रारंभ करते हैं। हमारा है क्वेश्चन तीसरा, यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या अगर निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। किसका किसका, 616 और 32 का। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा, जिससे हमने प्रश्न 1 में किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग किया था, बस उसी तरीके से हमको क्या करना है, 616 और 32 को भाग देना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। और क्या कहता है हमारे यूक्लिड विभाजन, A बराबर BQ धन R, जहाँ जो शून्य होता है या तो छोटा होता है या बराबर होता है किससे, R से, और R क्या होता है, B से छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमको हर उत्तर में फॉर्मूला तो लिखना ही है, ये हमारा हर एक चीज़ का फॉर्मूला है, क्योंकि हम प्रश्नावली 1.1 में पूरा कंप्लीट इसी का उपयोग करने वाले हैं। तो अब देखते हैं हमारा क्या आता है। हमारे पास संख्या क्या है, 616 है, और दूसरी कितनी है, 32 है। तो 616 में से और 32 में से सबसे बड़ी हमारे पास 616 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 616 है उसको हम क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भाग कैसे देंगे, यहाँ पर दो संख्याओं से भाग देना है, और तो हम पहले दो संख्या चूज़ कर लेते हैं, हम पहले दो संख्या कर लेते हैं। फिर 32 का डबल कितना होता है, 64, और यहाँ कितना है, 61। तो हम क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32। अब देखो यहाँ पर 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 9, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। अब ये उतरेगा 6 नीचे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम और क्या करेंगे, 32 को भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा हमारे पास, देखो हमारा आया 296। अब क्या करेंगे कि अगर मैं 32 को 9 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 8, 9 3 27 और 1 28। हमारे पास क्या आया यहाँ पर, 228। तो हम क्या करेंगे, 228 को घटा देंगे, कितनी बार आया, 9 बार। तो यहाँ से 16 में से 8 गए तो हमारे पास 8 बचेंगे, और यहाँ कितना बचेगा, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 32, क्योंकि हमारा शेषफल क्या आया, 8 आया। अब देखो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं। पहला एल्गोरिथम क्या होगा कि हमने 616 को किस तरीके से लिखा, 32 गुणित 19, और शेषफल क्या आया हमारा 8, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया। तो मैंने पिछली क्लास में बताया है कि अब हमको क्या करना है, शेषफल से किसको भाग देना है, भाजक को। तो 8 चौक 32, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब क्या, हमारा HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरा चरण कि 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 गुणित 4 32, तो शेषफल आया 0। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसलिए जो HCF होगा किसका, 616 और 32 का, वो कितना होगा, 8। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आप इस चीज़ को भी उतार लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।